Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर एक एटी फंक्शन दे रखा है जो कि बाउंडेड बाय है y इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू माइनस टी से x इक्वल टू टी पर। तो हमें निकालना है कि लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम एटी को फाइंड आउट करते हैं कि आखिर एटी क्या है। तो एटी जो एरिया है वो बाउंडेड बाय है y इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ मोड x। मोड x को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो इसको हम लिखते हैं x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस x व्हेन x इज लेस देन जीरो। उस हिसाब से हमारा y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x व्हेन x इज लेस देन जीरो और e रेज टू द पावर माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा y आ गया। अब एटी फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा। एटी फंक्शन क्या होता है, एरिया। तो हम इस y के लिए सबसे पहले इसको स्केच कर लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो एक तरह से हमारा ये है x इक्वल टू माइनस टी, दिस इज x इक्वल टू जीरो एंड दिस इज x इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस टी। तो जो एरिया है हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन से वो कट कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, जब हमारा x नेगेटिव है तो हमारा e रेज टू द पावर x यानी कि एटी क्या होगा, y dx। क्योंकि ये हमारा विड्थ है और ये हमारी हाइट हो गई, इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करी y dx और इसको इंटीग्रेट कराना होगा माइनस टी से जीरो तक। फिर हमें जीरो से टी तक कराना होगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स को और इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टी टू जीरो प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन जीरो से टी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा ए टी जो है वो हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू द पावर जीरो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी और यहाँ पर हमें मिलेगा ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन माइनस वन माइनस ई रेज टू द पावर जीरो अपॉन माइनस वन। तो ये हमें मिलता है वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी और ये हमें मिलेगा प्लस वन। तो हमको मिलता है टू माइनस टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। ये हमारा एटी फंक्शन मिल गया और हमें चाहिए था लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एटी। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी टू माइनस टू रेज टू द पावर माइनस सी टी, टू माइनस टू ई रेज टू द पावर माइनस टी। अब हम e रेज टू द पावर माइनस टी का ग्राफ स्केच कर लेते हैं, पहले भी करा था, कुछ इस तरह से होता है। तो जैसे ही हम x को यानी कि x को या t को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे ये ग्राफ जो है हमारा जीरो को टेंस कर जाएगा। तो यहाँ पर इसका लिमिट जीरो हो जाएगा यानी कि टू माइनस टू इंटू जीरो, तो ये हमको मिलेगा टू। उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन में जो के यूज्ड हुआ है उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं या सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मूव करना चाहूंगा। एक्स वाई प्लस के इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन दे रखा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करा देता हूँ। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू टू टाइम्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। टू से टू कैंसिल आउट हो गया है और यहाँ पर
इतने का वैल्यू आप गिवन इक्वेशन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये होगा एक्स वाई प्लस के इंटू एक्स माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से यूज कीजिए, तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन आउटसाइड वाई प्लस एक्स माइनस वन प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस के आउटसाइड एक्स माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड में आप y कॉमन ले लीजिए। अगर आप y कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस के आउटसाइड एक्स माइनस वन। प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, यू कैन टेक x एज अ कॉमन और x माइनस वन अगर आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस के और आउटसाइड एक्स माइनस वन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स माइनस वन एक्स प्लस वाई, आप x माइनस वन से आप इसका कॉफिशिएंट कंपेयर करा दीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे k का वैल्यू वन आ गया है, तो k इक्वल्स टू वन। ऑप्शन ए ट्रू। तो हमें एक सेट W दे रखा है जो वेक्टर स्पेस 2x2 मैट्रिसेस का सब स्पेस है और हमें बताना है इस W के लिए बेसिस क्या होगा। तो W पर जो कंडीशन है वो कंडीशन देख लेते हैं कि अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स जो इस तरह से है एक्स वाई टी और इसकी ये एंट्री 0 है, वो सारे मैट्रिसेस जो इस टाइप के होंगे और इसके जो एक्स वाई जेड हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो इस प्रॉपर्टी को और y प्लस टी इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये दो प्रॉपर्टी एक में मर्ज हो सकती हैं क्या। तो y प्लस टी इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ y इक्वल्स टू माइनस टी। अब इस वाली इक्वेशन में मैं y की जगह माइनस टी रख दूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस टू टी प्लस टी इक्वल्स टू 0 और मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस टी इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मुझे पता चला कि x इक्वल्स टू टी। तो अब पूरा का पूरी जो ये दोनों इक्वेशन थी ये इस तरह से मर्ज हो गई है। पहली इक्वेशन x की जगह आप t रख सकते हैं, y की जगह माइनस टी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू टी प्लस टी इक्वल्स टू 0 और ये कंडीशन आप देख रहे हैं सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका जो W था, W में वो सारे मैट्रिसेस आएंगे जो x की जगह तो आप t रख सकते हैं, y की जगह माइनस टी रख सकते हैं, ये तो 0 था ही और t अपनी जगह, यानी कि वो सारे मैट्रिसेस जो इस तरह से लिखे जा सकते हैं या आप इस मैट्रिक्स को अगर t कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 1 माइनस वन 0 और 1, यानी कि इस मैट्रिक्स के सारे स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि सिर्फ यही एक एलआई वेक्टर होगा, यानी कि बेसिस में सिर्फ और सिर्फ यही वेक्टर होगा, यानी कि सिर्फ एक वेक्टर है, तो यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा और तीन तो हो ही नहीं सकते, ना दो हो सकते हैं और ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमें एक ग्रुप दे रखा है जो कि अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 10 का और यहाँ पर एक सेट एस दे रखा है जो जी का सबसेट है और एस के एलिमेंट जो हैं वो जी से आ रहे हैं और इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जी इनवर्स इक्वल्स टू जी। इसका मतलब हुआ वो सारे जी के एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स हैं वो एस में बिलोंग करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर 10 दे रखा है और साथ ही साथ जी जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है, तो हमें एस के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बताने हैं कि वो कितने एलिमेंट होंगे एस में जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं। इसका मतलब है एस के वो सारे एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स हैं और नॉन आइडेंटिटी हैं, सेल्फ इनवर्स एंड नॉन आइडेंटिटी, क्योंकि एक एलिमेंट आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें बिलोंग करेगा ही, लेकिन ये हो गया हमें ढूंढने हैं
नॉन आइडेंटिटी। तो वो किस तरह से ढूंढेंगे? जी एक अबिलियन है और इवन ऑर्डर का ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है। इसका मतलब हो गया एक अबिलियन ग्रुप जो इवन ऑर्डर का होता है वो साइक्लिक होता है। अगर जी साइक्लिक हो गया है और एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो है वो हम जेड एन के आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं, यानी कि जी जो है वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है वो सेल्फ इनवर्स होता है। तो अगर हम ये ढूंढ लें कि जेड में कितने सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हैं, सेल्फ इनवर्स मतलब दो ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। तो जेड में ऑर्डर 2 के एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? फाई 2 से, यानी कि किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट के ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करने हैं तो आप फाई के लगा सकते हैं और फाई 2 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब है कि एक ही फाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हुआ कि एक ही नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जेड में और वो जो एलिमेंट है वो 5 है। किस तरह से? 5 एडिशन मॉडुलो 10 5 इक्वल्स टू 0। जीरो एलिमेंट जो है यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका ट्रू होगा। और हमें एक सीक्वेंस ए एन दे रखी है जो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और साथ ही साथ हमें एक सीरीज दे रखी है जो इस सीक्वेंस से बनाई गई है ए के, और ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट या सीरीज की कन्वर्जेंस हम कैसे बताते हैं? इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है उसकी लिमिट देखते हैं और अगर लिमिट इसकी कोई फाइनाइट नंबर आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर मैं इसको बोलूँ तो एस एन में बोल सकता हूँ इसको। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस तरह से दे रखा है और एक सीरीज टी एन बनाई गई है जो एस एन की टर्म से बनी है, यानी कि आप कह सकते हैं ए एन से ही बनी है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है टी एन सीरीज का वो कुछ इस तरह से बनता है समेसन ए के अपॉन एस के माइनस 1 इंटू एस के। इस तरह से इसका फॉर्मेशन है। तो हमें इस टी एन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर एस के माइनस 1 अगर मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखता हूँ तो एस वन को मैं लिखूंगा ए वन, एस टू को लिखूंगा ए वन प्लस ए टू, इसी तरह से मैं एस एन को लिखूंगा ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन अप टू ए एन। और यहाँ तक की टर्म्स को मैं एस एन माइनस वन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एस एन माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ ए एन। यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ एक इक्वेशन पी। मैंने इसको कॉल कर दिया क्योंकि मैं इसको बाद में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो हमें फॉर्मेट दे रखा था वहां पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ए के ऐसे ही रहा और एस के की जगह मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस अप टू ए के माइनस वन और इनटू एस एन को मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस अप टू ए एन। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अलग करना थोड़ा बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर एस के की जगह रिप्लेस करने से बेहतर है आप इसके न्यूमरेटर को रिप्लेस कीजिए, ये नीचे ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें एस के बारे में पता भी है कुछ कि उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस ना करके मैं ए के को रिप्लेस करता हूँ और वो क्या है इक्वेशन पी से आप देख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ एस के माइनस वन अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के। अब मैं दो फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस के अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के माइनस वन अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के। आप देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपको जो समेसन है वो क्या बचेगा? आपको बचेगा समेसन वन अपॉन एस के माइनस वन अपॉन एस के, ये आपको बचा है। अब आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर
जो समेशन रन हो रहा था वो 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो यहाँ पर आएगा पहला टर्म जब आप रखेंगे तो 1/s1 माइनस 1/s2। जब आपने k की वैल्यू 2 पुट करी, फिर आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 1/s2 माइनस 1/s3, और इसी तरह से नेक्स्ट वाला ब्रैकेट आएगा s3 माइनस 1/s4, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। आप देखिए ये टर्म आपस में सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनल में जो ब्रैकेट हमें ऑब्टेन होगा उसमें Sn और Sn-1 इस तरह से ये सारी टर्म्स कट जाएंगे, लास्ट वाला बचेगा। फाइनली हमें मिलेगा 1/s1 माइनस 1/sn। ये जो मिला हमें ये tn मिला, लेकिन हमें तो चाहिए था लिमिट ऑफ tn। इसका मतलब हुआ लिमिट ऑफ 1/s1 माइनस 1/sn। इसकी हमें लिमिट चाहिए जब n इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/s1, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हम s1 को क्या लिख सकते हैं, a1 लिख सकते हैं। तो 1/a1 माइनस 1 लिमिट ऑफ sn, और यहाँ पर लिमिट ऑफ sn किसको टेंड्स कर रहा था, इन्फिनिटी को। तो 1/a1 माइनस 1/infinity। फाइनली आपको मिलेगा 1/a1। तो 1/a1 आपका ऑप्शन ए है, यानी कि a1 क्या है, आपका ए कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका ट्रू होगा। सभी फंक्शन f के लिए जो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पर डिफाइन हो और रियल वैल्यूड फंक्शन हो, साथ ही कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो, और एक साथ में ये कंडीशन है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 1 है सभी डोमेन पॉइंट के लिए। तो हमें किस कंक्लूजन पर पहुंचना है कि उसका जो डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हमेशा वो पॉजिटिव होगा, मीन्स नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सभी डोमेन के लिए। या fx जो है वो हमेशा, इसका मतलब है इमेज ऑफ द इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनपुट, ये भी सभी डोमेन पॉइंट के लिए। या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे जहां पर x1 x2 डोमेन से आ रहे हैं और x2 जो है वो x1 से ग्रेटर देन और इक्वल है, या फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप सी और डी में से सी और डी को ध्यान से देखें, तो अगर एक ऑप्शन इसमें से ट्रू होगा तो अदर वाला ऑटोमेटिक गलत होगा, और ए और बी को जस्टिफाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह, जो गिवन है वो ये है कि f एक ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0-1 पर डिफाइन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है। साथ ही एक कंडीशन गिवन है f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x विच आर कमिंग फ्रॉम डोमेन पॉइंट क्लोज्ड इंटरवल 0-1। इसका मतलब हुआ वो 1 से ग्रेटर है तो वो 0 से भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब हुआ f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है सभी डोमेन पॉइंट के लिए, फॉर ऑल x कमिंग फ्रॉम 0-1। फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि जो हमें गिवन था हम लिख सकते हैं f डैश x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हम लिख ही सकते हैं, ये तो गिवन कंडीशन है, बस इसको हमने दूसरे साइड लिया है। और अगर हमें कुछ ऐसा होता है जो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, dx का वो x हो जाता है x प्लस सी। सेम यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहा है ये क्या है, चेंज इन x है, यहाँ पर चेंज इन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। f डैश x किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन इमेज। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो fx हो जाएगा इस पॉइंट से जो अभी डिस्कस किया हमने, जिसको मैंने ओवल किया। f डैश x कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x हो जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पर 0 है, यानी कि ये किसी कांस्टेंट का है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो c ले लिया मैंने। तो अगर अब मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं x1 और x2,
जो कि डोमेन से आ रहे हैं, यानी कि 0 1 से आ रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल, और उनमें एक कंडीशन है कि x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, क्योंकि इंटरवल है तो इंटरवल में क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डर प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो की जा सकती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी इन इंटरवल्स। तो इस अगर इक्वेशन, इस इनक्वालिटी को हम यूज करते हैं तो क्या मिलता है, एफ ऑफ x2 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। और जो दूसरा मिलता है x1 पुट करने पर f ऑफ x1 माइनस x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो हम दोनों इनइक्वालिटी को, क्योंकि साइन सेम है, सबट्रैक्ट करा देते हैं। तो ये हमको मिलेगा f ऑफ x2 माइनस x2 माइनस ऑफ f x1 प्लस x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, f ऑफ x2 माइनस x2, और इन दो को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ x1 माइनस x1। और ये ट्रू है फॉर ऑल x2 x1 which are coming from closed interval 0 1 and satisfying x2 is greater than x1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको दे रहा है। तो ऑप्शन डी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ट्रू है, और जैसे कि मैंने पहले बताया था अदर वाली फॉल्स हो जाएगी। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डबल डेरिवेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी कह सकते हैं, वो भी पॉजिटिव होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन दोनों वे से वो इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने रेड पेन से दिखाया, वो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन दोनों तरह से इंक्रीज कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फॉल्स है, और यहाँ पर पूछा गया था मस्ट। साथ ही साथ ये बताया गया है कि एफ एक्स ग्रेटर देन होगा एक्स से, यानी कि जो इमेज है वो इनपुट से फास्ट यानी कि रैपिडली इंक्रीज करेगी। तो ये भी जरूरी नहीं है, आपको ऐसे बहुत से फंक्शन मिलेंगे जिनका इमेज जो है वो इनपुट से स्लोली रहता है, यानी कि स्लो रहता है, कम रहता है। तो ऐसे आपको बहुत से फंक्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपको फॉल्स, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सिर्फ डी है। तो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस सी एन दे रखी है, और उस सीक्वेंस की जो लिमिट है इस तरह से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ सी एन रेज टू द पावर 1/n एग्जिस्ट करती है, और ये जो लिमिट है नॉट इक्वल्स टू 0 है। आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक सीरीज का दे रखा है जो सी एन से बनी है, यानी कि सी एन एक्स रेज टू द पावर n, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, और आपसे पूछा गया है कि सीरीज समेसन n स्क्वायर सी एन एक्स रेज टू द पावर n का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूं कि सीरीज को किसी n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर क्या फर्क आता है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखा है आपको इस तरह से ए एन एक्स रेज टू द पावर n, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को हम निकाल सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन रेज टू द पावर 1/n से, और ये जो होता है इक्वल्स टू 1/r के होता है। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को इस तरह भी निकाला जा सकता है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इक्वल्स टू आर। यहाँ पर कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट क्या कहती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन रेज टू द पावर 1/n इक्वल्स टू होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय यू एन, इसके इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेसन n स्क्वायर सी एन एक्स रेज टू द पावर n, तो हम इतने को यू एन कॉल कर देते हैं। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन
रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। यहां पर हमारा हो जाएगा n स्क्वेयर सी एन, और इसका पावर हमें 1 अपॉन n लेना है। तो यहां पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 1 अपॉन n, और इसका स्क्वायर इनटू लिमिट सी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n। यहाँ पर मोड दोनों पर मैंने अलग अलग ले लिया है। यहाँ पर याद रखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर n, इसका वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सी एन रेज टू द पावर 1 अपॉन n, इसका वैल्यू हमें r दे रखा है, यानी कि क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r, यानी कि जो सीरीज है समेसन, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस n स्क्वेयर सी एन एक्स रेज टू द पावर n का भी क्या आया हमारे पास r आया, यानी कि किसी भी सीरीज को n स्क्वेयर n क्यूब इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन सी आपका ट्रू होगा। तो हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, और रैंक निकाल सकते हैं आप डिटर्मिनेंट की भी हेल्प से। अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है और आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तब भी आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि इसकी रैंक 1 होगी या 2 होगी, क्योंकि इसने सिर्फ इतना बताया है कि इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं होगी। तो इसलिए जब भी आपसे मैट्रिक्स दे के रैंक के लिए पूछे तो आप उसमें डायरेक्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए। अगर हम इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली हम इसका डिटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं, और हम इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ढूंढेंगे जिससे हम रैंक को बताएंगे। 1 4 8, और ये है यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो 0 2 6, और ये हो जाएगा 0 4 12। हमने सेकंड रो में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2 रो हैं लास्ट के, ये प्रोपोर्शनल में है। अगर 2 रो प्रोपोर्शनल में है तो आप एक रो को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एक को, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 नॉन ज़ीरो रोज़ आ गई हैं, यानी कि इसकी जो रैंक है वो 2 है। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 बाई 2 का एक सब मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी कि 2 बाई 2 का एक माइनर हमें मिल रहा है, वहाँ से भी आपको यहाँ पर रैंक 2 मिल रही है। लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और एक इक्वेशन 0 टू x f2t dt हमें गिवन है जो इक्वल्स टू है x अपॉन पाई साइन पाई x, एंड ये जो ट्रू है वो सभी रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो हमें f2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी भी तरह से हम यहाँ से fx निकाल लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x की, सुटेबल वैल्यू ऑफ x की, और उससे हमें f2 मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर x इन्वॉल्व है लिमिट में। उससे हमें क्या मिलेगा f2x, यहाँ पर हम लेबनिज रूल लगा रहे हैं, और उसके लिए हमें अपर लिमिट पुट करना होगा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की जगह, और फिर उसका डेरिवेटिव माइनस सेम वर्क करेंगे लोअर लिमिट के लिए, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव होगा 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई आप एज ए कांस्टेंट ले लीजिए, और यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x, और साइन पाई एक्स का हो जाएगा कोस पाई एक्स, और जब पाई एक्स का करेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा, प्लस साइन पाई एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, और सेकंड फंक्शन यानी कि x का कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा। हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। अब हमें जो मिला है f2x का जो वैल्यू है, यानी कि f2x जो है वो 1 अपॉन पाई विद इन ब्रैकेट पाई एक्स कोस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स, ये हमें मिल जाता है। और हमें वैल्यू जो चाहिए थी वो हमें चाहिए f2 की, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, सुटेबल वैल्यू क्या है 1। तो f2 जो है वो
क्या होगा 1/पाई, जहां जहां x आया है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। कोस कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस साइन पाई की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिलेगी -1। तो F2 जो है -1 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा। फंक्शन f दे रखा है जो डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल 0 3 से सेट ऑफ रियल नंबर तक, और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है और एक प्रॉपर्टी दे रखी है 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का 0 से 3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स एफ टी डी टी, और इस पूरे फंक्शन को हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि अगर कुछ a से b c प्लस डी इस तरह से अगर हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और ये हमें मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं a से b c डी एक्स प्लस a से b d डी एक्स। इस तरह से हम इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इस इंटीग्रल साइन को डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 से 3 एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 3 0 टू एक्स एफ टी डी टी डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफ टी है वो अननोन फंक्शन है। अगर उसको मैं टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराता हूँ तो मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि एफ टी के लिए यानी कि एफ एक्स के लिए कोई भी जनरल रूल मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दूंगा, और सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए मुझे चाहिए होगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं इन लिमिट्स का यूज करूंगा। तो जो लिमिट्स हैं, टी की जो लिमिट है वो 0 से एक्स है, यानी कि टी इक्वल टू 0 टू एक्स, और जो एक्स की लिमिट है वो 0 से 3 है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ, और जो x की लिमिट है वो कहाँ से है, वो 0 से लेकर 3 तक है। तो मान लीजिए ये 0 से लेकर 3 ये वाला पॉइंट है, और जो t की लिमिट है वो 0 से लेकर ये t इक्वल टू 0 लाइन हो गया, और ये t इक्वल टू x ये वाली लाइन हो गई। तो मेरा जो एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है एक तरह से वो ये वाला रीजन है। अब मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। ये मेरी x एक्सिस है, तो मुझे इस तरह से एक स्ट्रिप काटनी होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो वेरी करेगी कहाँ से, x इक्वल टू टी से, और ये वेरी करेगी इस लाइन तक, यानी कि ये लाइन है हमारी 0। x इक्वल टू टी से x इक्वल टू टी से 3 तक, यानी कि x की लिमिट मुझे मिल गई है। अब मुझे करस्पॉन्डिंग लिमिट चाहिए दूसरे वेरिएबल की। तो और जो t की लिमिट है वो 0 से 3 है ही। अब मैं इसकी न्यू लिमिट को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को रीराइट कर लेता हूँ। 0 से 3 फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि जो फर्स्ट टर्म थी वो तो ऐसे ही रहा, और मैंने दूसरे इंटीग्रल को लिखा t और अपर लिमिट 3 एफ टी डी टी, या इसको एफ डी एक्स लिख लीजिए और डी टी आउटसाइड, और जो t की लिमिट है t की लिमिट रहेगी 0 से लेकर 3 तक। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब क्योंकि यहाँ पर मैं x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैं एफ टी को एज ए कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन पहला 0 से 3 एक्स एफ एक्स डी एक्स ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 3 एफ टी, और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आएगा 3 माइनस टी, ये मुझको मिलेगा, और डी टी। अब मैं इसको यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 3 एफ टी डी टी प्लस, या यहाँ पर आप माइनस यूज कर सकते हैं 0 से 3 टी एफ टी डी टी,
और ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है मैं इसको भी लिख लेता हूँ 0 से 3 x एफ एक्स डी एक्स। अब आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल का यूज हुआ है, अदरवाइज सेम एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा एक प्लस में एक माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन बचा है वो बचा है 0 से 3 और 3 एफ टी डी टी। और हम जो है इस 3 को आउटसाइड लिख सकते हैं और ये हो गया 0 से 3 एफ टी डी टी। और इसका जो एक्सप्रेशन है यानी कि हमें यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से हमें ये वैल्यू दे रखा था, ये वैल्यू जो था वो 3 था। तो 3 इंटू 3 यानी कि हमें फाइनली वैल्यू 9 मिल गया। इस का वैल्यू